वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी भूगोल शास्त्र बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आपका कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक को। तो करेंटली वी आर इन क्लास 7 और हम लोग हैं इसके चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर में। इट इज कॉल्ड एज लाइफ इन डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन, कक्षा 7 अध्याय नंबर 9। आइए फिर देखते हैं रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहला सवाल है फ्रेंड्स कि रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। यह कम वर्षा, अल्प वनस्पति और मध्यम तापमान की एक विशेषता है। देखिए, रेगिस्तान में कम वर्षा होती है, सही बात है, अल्प वनस्पति होती है, सही बात है, लेकिन मध्यम तापमान ये गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स रेगिस्तान में तापमान हमेशा एक्सट्रीम पे होता है, तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कम। ठीक, या तो एक्सट्रीमली हॉट होगा या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, मॉडरेट टेम्परेचर नहीं होता। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, गर्म रेगिस्तान के साथ साथ ठंडे रेगिस्तान भी हो सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। कह रहा है सही नहीं है, कौन से? तो केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, डेजर्ट का जो मतलब होता है ना फ्रेंड्स, उसका मतलब ये होता है कि जहां पर की वाटर की कमी हो। डेजर्ट का कोई मतलब नहीं होता है हॉटनेस या कोल्डनेस से। वो हमारा माइंड है जो सोचता है कि डेजर्ट वर्ड सुनते ही हमें ध्यान आता है थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। ऐसा नहीं है। आर्कटिक, अंटार्कटिक, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेजर्ट दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। आप लोग चाहें तो इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा। बेसिकली अंतर ये होता है फ्रेंड्स कि जो हॉट डेजर्ट है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हाई। कोल्ड जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि लो। इसके अलावा और कोई छोटे मोटे अंतर, ज्यादा अंतर कुछ है नहीं इसमें। बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डेजर्ट दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं और कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है? ऑफ कोर्स अफ्रीका में। और किस में? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, आंसर विल बी सहारा। पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है? सहारा है। It is a hot desert, तो सहारा। And the Tropic of Cancer passes through it. Of course, it passes through Sahara. Its area is more than 2.5 times that of India. ये वाला जो फैक्ट है ना फ्रेंड्स, इसके एरिया 2.5 गुना है इंडिया के एरिया से। ये वाला जो फैक्ट है ये आपको बुक में दिया हुआ है। इस तरह के फैक्ट्स जो है ना कभी कभी आपको सरप्राइज कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए, अब आपसे ये तो कोई नहीं कह सकता है कि आप वर्ल्ड में कोई भी डेजर्ट हो बताइए इंडिया से कितना बड़ा है कितना छोटा है। ये आपको एग्जैक्ट फिगर जानने की जरूरत नहीं है। बट ये सब जो फैक्ट्स आपके बुक्स में लिखे हुए हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। लाइक एनसीईआरटी में अगर ये चीज लिखा हुआ है कि सहारा डेजर्ट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको मानना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको जानना भी चाहिए, मानना तो है ही, जानना भी है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। देख लीजिए आप, अप्रोक्सीमेटली एरिया ऑफ सहारा जो है वो इंडिया के एरिया से 2.5 गुना तो है। अब फ्रेंड्स आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है, इसमें आपको मेजर डेजर्ट्स मैंने दिखाया है। लाइक नॉर्थ अमेरिका में मोहावे एंड सोनोरन है, साउथ अमेरिका में आपका अटाकामा है, अफ्रीका में आपका सहारा है, कालाहारी है, नामिब है। आपका एशिया में दस्ते काविर, दस्ते लूट है जो कि ईरान इराक के पास में है, अरेबियन पेनिनसुला है, इजराइल के पास में नेगेव है, इंडिया में थार डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट एंड टकला मकान डेजर्ट आपका चाइना मंगोलिया वाले एरिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट सैनी डेजर्ट एंड गिब्सन डेजर्ट है। तो आपको ये सारे डेजर्ट्स का लोकेशन कॉन्टिनेंट वाइज तो बिल्कुल याद होना चाहिए। आपको आगे मैं बताऊंगा कि क्यों ज्यादातर जो डेजर्ट्स है वो आपके वेस्टर्न मार्जिन में है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी उसमें मैंने बताया था आपको कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न मार्जिन में क्यों है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों है, क्या आप में से कोई गेस कर सकता है? इससे कई सारे रीजन्स है एक्चुअली। अगर आप सहारा डेजर्ट को देखें ना तो इसके पास में जो करंट फ्लो करता है, कैनरिक करंट, वो आपका कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट होने की वजह से हॉट डेजर्ट बन जाता है। ठीक, इसके अलावा डेजर्ट का जो लोकेशन है ना वहां पे आपका हाई प्रेशर सिस्टम बनता है, इसीलिए आसपास से वहां पे कोई विंड आ नहीं सकता। और इन डेजर्ट वाले लोकेशंस पे जो विंड फ्लो भी करता है वो लैंड से सी की ओर फ्लो करता है। तो इन 3 कारणों से फ्रेंड्स डेजर्ट का लोकेशन मोस्टली ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बनता है। ठीक है, इस पे आऊंगा मैं जब क्लास 11th में आएंगे, तब तक आपका थोड़ा लेवल और बन जाए। अगला सवाल,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहारा मरुस्थल 11 देशों को छूता है, सही बात है, 11 कंट्रीज को टच करता है। ठीक। सहारा में बजरी के मैदान और ऊंचे पठार भी पाए जाते हैं, ये भी सही बात है, सहारा में ऐसा मिलता है। सहारा मरुस्थल का विस्तार मॉरिटेनिया और टूनिशिया तक नहीं है, गलत बात, इन दोनों कंट्रीज में है। कह रहा है कि बताइए कौन से सही नहीं है, तो ऑप्शन सी 3 ओनली विल बी योर आंसर। नहीं, इसको चेंज कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 3 ओनली विल बी योर आंसर। सहारा टचेस 12 कंट्रीज, नो, इसको आप लोग चेंज, टचेस ओनली 11 कंट्रीज। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, सूडान, मोरक्को, मॉरिटानिया, नाइगर, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा, 11 कंट्रीज होते हैं। इट इज अ कंप्लीटली नोन फैक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। शायद कुछ टाइपिंग एरर हो गया, 11 कंट्रीज को ही टच करता है, या आप इसको फॉर अ फैक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि जो सहारा डेजर्ट है ना फ्रेंड, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा रेगिस्तानी है, उसमें कई जगह पे आपको ग्रेवल प्लेन्स, एलिवेटेड प्लेटूज वगैरह भी मिलते हैं। जैसे कि ये फोटो आपका सहारा डेजर्ट के ही किसी एक पार्ट का है। अब यहाँ पे रेगिस्तान तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है, डेजर्ट में कई तरह के फीचर्स भी हो सकते हैं। एक फ्रेंड्स एनसीईआरटी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसी चैप्टर में एक जगह लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन द डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। होना क्या था, पहले सहारा डेजर्ट नहीं था, पहले वो मरीन एरिया था, बट विद चेंजिंग क्लाइमेट वो मरीन एरिया से डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, बस, और क्या, यही रीजन है। तो ये तो होता है, नॉट सो क्विकली, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसा होता है। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों के ऊपर विचार करें। भूमध्य सागर उत्तर में है, सही बात है। लाल सागर पश्चिम में है, लाल सागर रेड सी वो तो ईस्ट में है, तो ये बात गलत हो गई। अटलांटिक महासागर पश्चिम में है, तो ये दोनों गलत हो गए। कह रहा है कौन से सही सुमेलित हैं, तो केवल 1 आपका सही से सुमेलित है, प्रॉपरली मैच्ड है, आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है। अब फ्रेंड्स आपके सामने फिर से मैंने एनसीईआरटी से 2 स्क्रीनशॉट लगाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, त्रिपोली नाम का एक शहर है लीबिया में, वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर आज तक जो हुआ उसको रिकॉर्ड किया गया 57.7 डिग्री। नॉर्मली इंडिया में 45 डिग्री तक गर्मियों के वक्त आप देख सकते हैं। इमेजिन दिस हाई टेम्परेचर नियर सहारा डेजर्ट। दूसरा कि ये चीज़ प्रूव हो चुका है कि पहले जो सहारा एरिया था ना, वो पहले एक लश ग्रीन इन्वायरमेंट था। वहाँ के जो केव पेंटिंग्स मिले हैं वो दिखाते हैं कि पहले वहाँ पे रिवर्स थे जिसमें क्रोकोडाइल्स भी हुआ करते थे, और कई सारे ऐसे एनिमल्स दिखते हैं वहाँ पे, जैसे कि एलिफेंट, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच एक्सेट्रा, जो कि नॉर्मली डेजर्ट में नहीं दिखते हैं। तो पहले ये एरिया डेजर्ट नहीं था, बाद में एरिया बन गया। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट फ्रेंड्स, इन्हीं सब कारणों की वजह से, जो ऐसे फैक्ट्स हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे पॉलिटिशियंस क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में हो रहा है उसको डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि देखो क्लाइमेट चेंज तो हमेशा से चलता आ रहा है, तो अगर आज की डेट में धरती का तापमान थोड़ा बढ़ रहा है तो इसके लिए इंसान जिम्मेदार नहीं है। ऐसे लोग जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं, इनकी बात आपको नहीं सुननी है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि यूपीएससी इनकी बात कभी नहीं सुनेगा। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दे आर वेरी मच सेंसिटिव फॉर क्लाइमेट चेंज, वो इसको बिल्कुल हॉट टॉपिक मानते हैं और मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, साइंटिफिक एविडेंस इज ऑलमोस्ट श्योर कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज का स्पीड बढ़ गया है। हमने कभी ये चीज़ नहीं कहा फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज नहीं होता। क्लाइमेट चेंज होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस भी होता है। अगर आप लोगों को याद हो मिलानकोविच साइकिल एंड ऑल, जैसे बताया था मैंने आपको शुरू में, तो क्लाइमेट चेंज अपनी स्पीड से हो रहा है, लेकिन इंसान के कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी की वजह से ये स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। प्रॉब्लम ये, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट सवाल के ऊपर आइए। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी जलवायु चिलचिलाती गर्मी और लंबी बरसात के मौसम के साथ शुष्क होती है। लंबी बरसात तो छोड़िए, तो बरसात ही नहीं होती। आकाश बादल रहित और साफ है, ये बात सही है। दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी हो जाती हैं, सही बात है। कह रहा है कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन आपको एक डाउट होगा कि सहारा डेजर्ट रात में ठंडा क्यों हो जाता है। आपने तो फिर कहा था कि हॉट डेजर्ट है, तो अगर हॉट डेजर्ट तो रात में गर्म होना चाहिए ना इसको। देखिए, हॉट डेजर्ट का मतलब ये नहीं है कि ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा गर्म रहे।
रात के टाइम डेजर्ट्स ठंडे क्यों होते हैं? आप इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए ये एक एरिया है जो कि ग्राउंड पे है और ये एक डेजर्ट एरिया है। मैंने आपको डेजर्ट बनने के पीछे के 3 कारण बताए थे अभी, ठीक है। उसमें से एक कारण क्या था कि नॉर्मली यहाँ पे हाई प्रेशर विंड होते हैं और जो विंड ब्लो करता है वो लैंड से सी की ओर ब्लो कर रहा होता है। अब आप सोचिए डेजर्ट पे अगर आप खड़े हैं, मान लीजिए कि आप भी एक रेगिस्तान के अंदर आ गए, ये रहे आप, एक मुंह, 2 हाथ और 2 पैर के साथ आप रेगिस्तान में अगर खड़े हैं, तो आपके सर के ऊपर आप देख रहे हैं कि तो हाई प्रेशर है, दूसरा जो हवा भी है वो लैंड से सी की ओर बह रहा है, तो यहाँ पे बारिश होने के कोई चांस नहीं है। इसका मतलब कि क्लाउड बिल्कुल भी नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक तो मानते हैं आप। फ्रेंड्स, अगर क्लाउड नहीं होगा तो होता ये है कि धरती जो है, इस पर जो सूरज की रोशनी दिन भर जो पड़ी तो धरती गर्म हो गई। मान लीजिए मैं डेजर्ट वाले एरिया की अगर बात करूं, धरती गर्म हो गई। अब रात के टाइम धरती से गर्मी वापस निकलती है। अगर क्लाउड होता धरती के ऊपर तो क्लाउड क्या करता है कि जो गर्मी वापस जा रही है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है। अब अगर क्लाउड लेस है, यानी क्लाउड है ही नहीं, तो धरती से निकलने वाली सारी गर्मी बाहर चली जाएगी अंतरिक्ष में। मोटा मोटी आप मान लीजिए धरती से निकलने वाली सारी गर्मी क्लाउड्स ना होने की वजह से अंतरिक्ष में वापस चली गई, तो धरती का ये सतह बहुत ठंडा हो गया। भाई धरती गर्म क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सनलाइट। इसीलिए रात के टाइम पे डेजर्ट ठंडा हो जाता है। इट कैन बी फ्रीजिंग कोल्ड एज वेल, ठीक है। तो हॉट डेजर्ट का मतलब यही नहीं कि सब कुछ गर्म रहे ऑल द टाइम। दिन के टाइम गर्म होता है, रात के टाइम ठंडा भी हो जाता है, और दोनों टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। दिन के टाइम एज हॉट एज लेट अस से 55 डिग्री सेल्सियस, और रात के टाइम एज कोल्ड एज इवन 0 डिग्री, इवन -5 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स होते हैं टेम्परेचर के वहां पे। नेक्स्ट आई, इट इज एन एनिमल ऑफ हॉट डेजर्ट। ये गर्म रेगिस्तान का एक जानवर है। रेत को दूर रखने के लिए इसमें पलकों का दोहरा सेट है। इसकी खाल का इस्तेमाल पानी की बोतलें बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? इनमें से कौन सा जानवर रेगिस्तान में मिलता है फ्रेंड्स? ओनली ऊंट। तो ऊंट हो गया इसका आंसर फिर, ठीक है। अब आपके सामने फ्रेंड्स मैंने ऊंट की एनाटॉमी रखी है। अब देखिए इसमें क्या क्या बॉडी में इसने अडेप्टेशन किया टू सर्वाइव इन डेजर्ट सिचुएशंस। इसकी आई लैशेज लंबी होती है ताकि आंखों में सैंड ना घुसे। डेजर्ट में बहुत तेज स्टॉर्म्स आते हैं तो वो आंखों में नहीं जाना चाहिए। इसके नॉस्ट्रिल्स भी स्ट्रेची होते हैं ताकि नाक के अंदर सैंड ना घुसे। इसका माउथ लेदरी होता है ताकि ये डेजर्ट में होने वाले कटीले झाड़ों को भी खा सके। इसके माउथ में चुभना नहीं चाहिए वो, ठीक। इसके पाँव बहुत लंबे होते हैं ताकि गर्म धरती से, गर्म रेत से इसके पाँव दूर रहें, इसकी बॉडी दूर रहे, सॉरी, मतलब इसकी बॉडी दूर रहे, तभी ये पाँव की लंबाई ज्यादा होती है। इसके जो पाँव के जो तलवे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो पैडेड होते हैं ताकि ये जब चले तो इसके पाँव से दब करके ये रेत के अंदर खुद न फंस जाए, ठीक। इसके पास एक हम्प होता है जिसमें कि ये खाना और पानी स्टोर कर सकता है, और इसके ऊपर बॉडी पे हेयर भी होता है ताकि ये सन की गर्मी से बच सके, ठीक है। इसकी बॉडी कुछ एडेप्टेशन है जो कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन की वजह से इसके बॉडी में ये सब फीचर्स आ गए। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का वनस्पति जो सहारा मरुस्थल में पाया जाता है? कैक्टस मिलता है, बबूल मिलता है, खजूर भी मिलता है, सारे के सारे मिलते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो आपके सामने फ्रेंड्स कुछ फोटोज है, आप देख सकते हैं। इसमें डेट पाम्स है, अकेसिया है और कैक्टस है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए एनसीईआरटी बुक से एक स्क्रीनशॉट लिया है। यू नेवर नो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कहाँ से क्वेश्चन उठा ले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्रेशंस क्या होते हैं। डिप्रेशंस आर फॉर्म व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। तो डिप्रेशन जो है ना, जिसमें कि अंडरग्राउंड वाटर सरफेस तक पहुंच जाए, वहां बन जाता है आपका ओएसिस। ओएसिस डेजर्ट में, रेगिस्तान में पानी, वही चीज होता है ओएसिस। दीज एरियाज आर फर्टाइल। ओएसिस के आसपास आप देखेंगे थोड़ा बहुत प्लांटेशन भी हो सकता है, कुछ छोटी मोटी खेती भी हो सकती है, लोग यहाँ पे सेटल भी कर सकते हैं, डेट पाम्स वगैरह उगाते भी हैं यहाँ पे। समटाइम्स ओएसिस में भी एबनॉर्मली
large. The Philalet Oasis in Morocco is a large oasis with an area of 13,000 square kilometers. तो आप समझिए फ्रेंड्स, डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? इसे मान लीजिए रेगिस्तान है, ठीक है, हवा इतनी तेज आई कि यहाँ की सारी बालू हट गई, तो ये नीचे गड्ढा बनते जाएगा और जब धरती का पानी ऊपर दिख जाएगा वो कहते हैं उसको फिर ओएसिस। मतलब विंड इरोजन की वजह से डिप्रेशन बनते हैं। डिप्रेशन जब इतना डीप हो जाए कि धरती का अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाए, जब वो पानी दिखने लगेगा, उसे कहते हैं हम लोग ओएसिस। नेक्स्ट आइए, बेडुइन एंड ट्वारेग्स आर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु इनहैबिट सहारा डेजर्ट। बिल्कुल सही बात है, एकदम फैक्ट है। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स रियरिंग लाइवस्टॉक। सही बात है। दे वियर हेवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। बिल्कुल सही बात है। ये तीनों से बिल्कुल करेक्ट है। ऑल 1, 2 and 3 आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल फैक्ट है कि रेगिस्तान में रहने वाले ये दो ट्राइब हैं। आप इनकी जरा वेशभूषा को देखिए, थिक रोप से कपड़े पहनते हैं ताकि ये गर्मी और धूल से खुद को बचा सकें। ठीक है, मोस्टली ये लोग एनिमल को ही रियर करते हैं, वही इनका पेशा होता है। इजिप्ट इज फेमस फॉर कॉटन। इजिप्ट इज वर्ल्ड फेमस फॉर कॉटन। इजिप्ट के कॉटन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है फ्रेंड्स। अगर आप किसी टेक्सटाइल कंपनी के बारे में जानते हो, यू विल रियलाइज कि कॉटन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। और इजिप्शियन कॉटन जो होता है ना, वो तो मार्वेलस कैटेगरी का कॉटन होता है। एक्चुअली इजिप्ट की जो सॉइल है नील नदी के किनारे, वो सॉइल की वजह से इजिप्ट में जो कॉटन होता है उसके स्टेपल बहुत लंबे होते हैं और इसका प्रोडक्टिविटी रेट बहुत हाई होता है। तो इजिप्ट का जो कॉटन है ना, वो बहुत प्रीमियम कॉटन होता है और उसका बहुत यूज किया जाता है इन एक्सपेंसिव क्लोथ्स। ठीक है, इजिप्शियन कॉटन का ट्रेडमार्क मैंने यहाँ लगाया है फोटो में। इजिप्शियन कॉटन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर्स दैट आर स्मॉलर इन डायमीटर देन रेगुलर कॉटन। इसीलिए इजिप्शियन कॉटन की लंबाई ज्यादा होती है और उसका डायमीटर और पतला होता है, तो सुपर फाइन क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं। बहुत ही स्मूथ और सुपर फाइन क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं यूजिंग इजिप्शियन कॉटन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, शीत मरुस्थल लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उत्तर में जास्कर और दक्षिण में काराकोरम पर्वतमाला से घिरा है। गलत बात, एक्चुअली उल्टा है। उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर है। यह जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है, ये बात सही है। इसमें गंगरी ग्लेशियर स्थित है और सिंधु नदी इससे होकर बहती है, ये बात भी सही है। कह रहा कौन से कथन सही है, तो 2 और 3 आपके सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पूरा आपका मैप है जम्मू कश्मीर का। अब ये हिंदू कुश काराकोरम रेंज यहाँ पे है और जस्कर रेंज यहाँ पर है। लद्दाख आपका इसके बीच में आता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, गांगरी ग्लेशियर भी आपका इसी रीजन में, वहीं से आपका इंदस नदी होकर के निकलती है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि एनसीईआरटी बुक में है कि लद्दाख 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ला और दाक। ला मीन्स माउंटेन पास, दाक मीन्स कंट्री। ये आपके तिब्बतन ओरिजिन के वर्ड्स हैं। ठीक है, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचन विच मीन्स स्नोलैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। द्रास, ये इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस है, यहाँ -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया है। इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग लद्दाख। चिरू, चिरू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिरू एक तिब्बती मृग है जो लुप्त प्राय प्रजाति है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है। हाँ, इंडेंजर्ड तो यह है, और तिब्बतन एंटेलोप भी होता है। इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल कॉल्ड एज सहतूश व्हिच इज लाइट वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। बिल्कुल सही बात है, सहतूश के लिए इसको हंट किया जाता है। कौन सा करेक्ट होगा? बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपके सामने फोटो है फ्रेंड्स, तिब्बतन एंटेलोप चिरू की। आप देख सकते हैं चिरू को, और इसके फर से बनाया गया, जो इसके वूल से जो बनाया हुआ कपड़ा होता है उसका नाम होता है सहतूश। सहतूश बहुत ही सुपर फाइन और सुपर वार्म कपड़ा होता है, बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी का कपड़ा होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव कैटेगरी में बिकता है। लद्दाख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ के लोग मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, ये बात तो सही है। रॉबिन, रेडस्टार्ट एंड हुपो आर सम फेमस मोनास्ट्रीज। नहीं, मोनास्ट्री नहीं है, ये तो आपके बर्ड्स के नाम है। हेमिस थिक्से, शे एंड लामायूरू आर मेजर बर्ड्स। नहीं, ये आपके मोनास्ट्रीज हैं।
इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ हिमालय। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है नॉट करेक्ट बताइएगा, तो 2 and 3 विल बी योर आंसर। हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, बर्ड्स के नाम को लिख दिया मोनास्ट्री, मोनास्ट्री नाम लिख दिया बर्ड, और कुछ भी नहीं। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कट है कि वहाँ की पॉपुलेशन में मुस्लिम या बौद्ध लोग रहते हैं। दूसरा, रेन शैडो एरिया ऑफ हिमालय में ये पार्ट आता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स आपके सामने मैंने लद्दाख का एक मैप लगाया है, जो कि एक टूरिस्ट मैप है बेसिकली, कि अगर आपको घूमना हो लद्दाख में तो कहाँ कहाँ घूमेंगे। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम है, लाइक श्रीनगर, जोजिला, कारगिल, है ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जानना है कि लद्दाख में कौन कौन से मोनास्ट्रीज हैं आपके पास। ठीक, जैसे कि एक हो गया आपका थिक्से मोनास्ट्री, एक हो गया आपका हेमिस। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट मोनास्ट्री है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स लद्दाख में आपका सो मोरी लेक एंड पैंगोंग लेक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। नुब्रा वैली, अक्सर आप सुनते होंगे इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है श्योक रिवर। आप लोग जरा पता करिए कि श्योक रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट्स इजी टू गेस, बट स्टिल आप इसको पता करने की कोशिश कीजिए। खारदुंगला पास है यहाँ पे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लिकिर मोनास्ट्री फेमस है, यस। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस मैप के जो इंपॉर्टेंट फीचर है आप इसको ऐड कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं दूंगा यहाँ पे। आप ना इंडिया के जो फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, जरा इसका एक मैप बनाइए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट बुद्धिज्म के ऊपर हमेशा ही क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। आप क्या करिए, आप एक इंडिया का मैप लीजिए जिसमें कि सारे स्टेट्स का भी डिमार्केशन हो, और आप हर स्टेट में कौन कौन से फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री हैं उसके नाम के साथ उस स्टेट के पॉइंट करके आप उसको अपने मैप में ऐड कर लीजिए। आपको मोस्टली जम्मू कश्मीर में मिलेगा, हिमाचल में मिलेगा, सिक्किम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा, ऑल स्टेट्स में तो नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह का मैप जरूर बनाइएगा, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, रेन शैडो एरिया क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को अगर याद हो, साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में। क्या होता है उसमें? मॉनसून बेयरिंग विंड्स कम एंड देन दे गेट स्प्लिट इनटू अरेबियन ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। फिर वो जाके पहाड़ से टकराते हैं, पहाड़ उनको फोर्स करता है कि वो हवाएं और ऊपर की ओर उठें। जब वो और ऊपर की ओर उठती है उनका टेम्परेचर कम होता है, इसकी वजह से मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। देन दे आर फोर्स्ड टू रेन ऑन दैट साइड ऑफ माउंटेन। अब जब वो रेनफॉल कर लेते हैं तो उनके अंदर की मॉइस्चर कैपेसिटी घट जाती है। देन द विंड्स बिकम लाइटर, तो फिर वो माउंटेन के दूसरी तरफ जाती हैं, लेकिन वहां पे वो बारिश कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपना मैक्सिमम ह्यूमिडिटी वो दूसरे साइड खो चुकी हैं, और जब वो माउंटेन के दूसरे साइड आई तब वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठंडा नहीं हो रही। तो ये जो हिमालय है फ्रेंड्स वो ऐसे है। ठीक है, मॉइस्चर बियरिंग विंड्स ऐसे आ रहे हैं। ठीक, अब जब मॉइस्चर बियरिंग विंड्स ऐसे होकर के आएंगे फ्रेंड्स, तो इन दैट केस ये जब ऊपर की ओर उठेंगे तो हिमालय इनसे सारी बारिश यहीं पे करवा लेगा, और जब यही विंड दूसरी तरफ जाएंगे इनके पास बारिश करने के लिए जरा सी भी नमी बाकी नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड एज रेन शैडो या फिर लीवर्ड साइड। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, लद्दाख में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन गतिविधियां हैं? विजिटिंग गोम्पास है, ट्रैक्स टू सी मीडोज एंड ग्लेशियर है, विटनेसिंग सेरेमनी फेस्टिविटीज भी है। ऑल आर इंपॉर्टेंट फेस्टिविटीज एंड टूरिस्ट लोकेशंस ऑफ लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ फेमस फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख का लिस्ट बनाया है, आप इसको जरूर एक बार देखिएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, खासकर जब कोई फेस्टिवल न्यूज में आता है तब। जैसे किसी फेस्टिवल के 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो न्यूज में आ जाता है, उस टाइम पे उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी। ठीक, नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, which of the following is are the passes crossed by Manali Leh highway? Yes, one of the highest highways in the world. रोहतांग ला से पास होता है, लुंगाला चला से भी पास होता है, टांगलांग ला से भी पास होता है, राइट। तो ऑल थ्री से ये पास होता है। कह रहा करेक्ट आंसर बताइए, तो ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने अगेन आपके लिए एक पासेस का मैप बना के रखा है, लेकिन इसमें मैंने आपको सिर्फ नॉर्दर्न जोन ऑफ इंडिया या मोस्टली
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल का पासेस का मैप बनाए हैं। आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो इस पासेस के मैप को एज इट इज अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। उसके अलावा कुछ और पासेस हैं जो कि इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, ठीक है, आप लोग इसको भी अपने मैप में ऐड कर लेंगे। ये सारे पासेस का जब मैप बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कौन कौन से पासेस कहाँ कहाँ रीजन में हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन 2-3 तरह के आ सकते हैं। एक हो सकता है कि पासेस को अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। अगर आपने मैप नहीं बनाया तो आपसे अरेंज नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो पासेस हैं उनके लोकेशन के बेसिस पे पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे पास होता है, या फिर आप ये बताओ कि इसके पास में कोई फेमस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या फिर कोई नेशनल पार्क हो। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो पासेस आर इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज पासेस का मैप जरूर बनाइएगा। आपके लिए जरूरी है ये टॉपिक कवर करना, क्योंकि इस टॉपिक पे जब क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और इसको मैक्सिमम लोग सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया है कि मनाली लेह हाईवे पासेस थ्रू 4 पासेस, रोहतांगला, बारालाचाला लुंगालाचाला एंड टांगलांगला, ठीक। मनाली है हाईवे जो है फ्रेंड्स, वो आपका वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट रोड्स है। इसको बनाया किसने है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ऑफ इंडियन मिलिट्री ने। तो फ्रेंड्स ये था आपका एक छोटा सा MCQ सीरीज ऑन बेस्ड अपॉन रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है। तो फ्रेंड्स इसके साथ आपका क्लास 7th भी कंप्लीट हो गया है। आई एम हैप्पी कि मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है एंड आई फाइंड कि हाँ काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। आपको इसके अलावा और किसी MCQ को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप NCERT कवर करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी ज्ञानवर्धक बातें आपके लिए। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग NCERT के अलावा किसी और बुक को भी रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं क्लैश होगा ना तो NCERT में जो लिखा है उसको ही आप सही मानेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स कि अगर आप किसी और बुक को कवर भी कर रहे हैं तो उस सेकंड बुक को आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर मत करिएगा। आप सिर्फ NCERT को ही कवर करें फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी और बुक को पढ़ते हैं फॉर ज्योग्राफी या फॉर दैट मैटर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आप अपने मेंस या इंटरव्यू के लिए हो सके उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा। जहाँ तक सवाल रहा आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, PT का, ऑब्जेक्टिव MCQs का, ओनली एंड ओनली NCERT इज रिकमेंडेड। बाकी आप और कुछ ना पढ़ें। अगर कोई और बुक अगर आप पढ़ते भी हैं, कोई और मटेरियल ऑल्सो अगर आप पढ़ते भी हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर मेंस एग्जाम प्रिपरेशन। तो अब एक सवाल ये उठता है कि क्या सर हम लोग PT के लिए सिर्फ इतने ही MCQ सॉल्व करके जाएं, बाकी MCQ का क्या होगा? इट इज अ गुड क्वेश्चन, आपके माइंड में आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ NCERT के MCQ से PT प्रिलिमिनरी प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाएगी? देखिए हो जाएगी, ये बात सही है, लेकिन आपको इसके अलावा भी MCQs की प्रैक्टिस करनी है। तो माय पॉइंट इज कि अगर आप NCERT के अलावा किसी भी और टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो उसको मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। अगर आप NCERT के अलावा MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किसी MCQ सीरीज, किसी टेस्ट प्रैक्टिस बुकलेट को सॉल्व करिए, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इंडीड फ्रेंड्स NCERT के बुक से काफ़ी कुछ कवर तो हो जाता है, बट यस क्वेश्चन तो बाहर से भी आ सकते हैं। UPSC ने तो नहीं बोला कि NCERT से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आपको PT के लिए और प्रैक्टिस चाहिए तो आप किसी और MCQ बुकलेट को सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें। और अगर आप किसी और टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा। और कहीं पे भी अगर क्लैश होता है इन्फॉर्मेशन में या किसी डेटा में तो NCERT विल ऑलवेज विन, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विद दीज वर्ड्स आई एंड टुडेज क्लास। होपफुली आपका क्लास 7 में कंप्लीट हो गया है। आगे आने वाले टाइम में हम लोग क्लास 8, 9, 10 फिर 11, 12 को भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।